ओम बच्चों, मेरा नाम जितेश कुमार है। आज हम लोग सर्कुलर मोशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक के क्लासेस में हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा है। देखा कि सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं। कहा कि अगर कोई पार्टिकल या बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक पे या सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इस तरीके के मोशन को हमने कहा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एक स्पेशल केस था रोटेशनल मोशन का ही, जिसमें बॉडी के शेप एंड साइज को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आगे हमने कहा सर्कुलर मोशन को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन को भी दो पार्ट में पढ़ा था, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, जिसको ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स और ट्रांसलेशनल डायनामिक्स और दैट इज पार्टिकल डायनामिक्स हम लोगों ने नाम दिया था। वैसे हमने इसको भी काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स में पढ़ने के लिए बात कहा था। काइनेमेटिक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। काइनेमेटिक्स में हमने एंगुलर पैरामीटर्स या एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और उसके बाद रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फाइनली हमने यह काइनेटिक्स से निष्कर्ष निकाला था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और एक्सेलरेशन भी कैसा, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, है कि नहीं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक नेसेसरी एक्सेलरेशन था। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हमने देखा था कांस्टेंट स्पीड था और इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी था। उसके बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया था दूसरा पार्ट, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि एक बड़ा पार्ट है। और हमने कहा कि कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे है तो हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए और उस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए हमें नेसेसरी फोर्स चाहिए। और इसी बात को हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए कहा था कि चलिए अब एप्लीकेशन पोर्शन में एंटर करते हैं और कुछ जो आम लाइफ में, डेली लाइफ में जो कुछ एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशंस का, उसका हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो भी सर्कुलर मोशन हमने सीखा इस पे अप्लाई करते हैं। इस क्रम में पहला जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था टर्निंग ऑफ रोड्स, और हमने पिछले क्लास में ये देखा था कि अगर कोई भी रोड किसी भी शेप एंड साइज का एक्चुअल टर्निंग हो, लेकिन हम अपने व्हीकल की टर्निंग अपनी सेफ्टी के लिए ऑलवेज नियर अबाउट सर्कुलर लेते हैं, तो जितने भी टर्न्स होते हैं नियर अबाउट वो सभी सर्कुलर टर्न्स होते हैं, और इसलिए हमें यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही हमने कहा कि सर्कुलर टर्न हमें लेना है तो एक बात तो तय है कि हमें सर्कुलर ट्रैक को मेंटेन करना पड़ेगा, एंड सर्कुलर ट्रैक को मेंटेन करने के लिए हमें एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो फोर्स कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? अगर वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हमने नहीं प्रोवाइड किया तो डेफिनेटली हमारा व्हीकल स्लाइड करेगा और हम गिर जाएंगे। तो वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, इसका तीन तरीका कल हम लोगों ने देखा था कि इस सर्कुलर टर्निंग के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसको या तो फ्रिक्शन से प्रोवाइड किया जा सकता है, या बैंकिंग ऑफ रोड से प्रोवाइड किया जा सकता है, या दोनों से प्रोवाइड किया जा सकता है। पिछले क्लास में फ्रिक्शन से कैसे प्रोवाइड किया जाता है ये हम लोगों ने देखा, और फाइनली हम लोगों ने ये निकाला था बच्चों कि V must be less than and equal to at the circular turning of roads mu s r times g, जहां mu s coefficient of static friction था between the road and tire, and r radius of the circular turn था, and g acceleration due to gravity, वो तो जानते हैं आप बच्चों। यहाँ पे एक बात तय था कि जो मैक्सिमम स्पीड टू टेक सेफ टर्न विदाउट स्लाइडिंग, वो इसका वैल्यू है बच्चों अंडर रूट म्यू एस आर जी। म्यू एस यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, आर रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न है, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं इस एक्सप्रेशन को इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों कि कुछ आपको हाईलाइट करना है, यहाँ पे कुछ बातें बताना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताना है। जरा देखिए इस इक्वेशन के साथ, ये मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट मींस इससे ज्यादा अगर स्पीड हमने बढ़ाया तो ये जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिटेड वैल्यू का को क्रॉस करेगा और जिससे गाड़ी स्कीड करेगा, जो कि हमें नहीं करना है। साफ साफ हम गाड़ी टर्न करना चाहते हैं तो इस बात को तो ध्यान में रखते हैं कि गाड़ी हमारा स्कीड नहीं करे। तो ये जो मैक्सिमम स्पीड है इसी पे हमें थोड़ा चर्चा करना है, इससे ज्यादा। और इसी इक्वेशन से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि किस मटेरियल से रोड बना है और किस मटेरियल का टायर जनरल लाइफ में मतलब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप बिहार की रोड्स को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे स्प्लेंडर ज्यादा चल रही है, तो कौन से मटेरियल से बनती है ना। बिहार में रोड है तो कौन से मटेरियल से बन रहे हैं, और उसके हिसाब से उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, वहां पे क्या हो सकता है। प्रोबेबली एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और रोड कितना चौड़ा है तो मैक्सिमम कोई व्यक्ति कितना दूरी से टर्न ले सकता है, यानी कितने बड़े सर्कल को ट्रेस कर सकता है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है। इसके हिसाब से उस टर्निंग पे इसका वैल्यू सेट होता है। आप देखते हैं कई जगह 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर रेंज रहते हैं। अगर इस रेंज से अगर ज्यादा आप फास्ट ले आते हैं तो वहां पे एक्सीडेंट होने का ज्यादा खतरा रहता है। अब जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए, मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये जो म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका वैल्यू
1 के आसपास घूमते रहता है, 0.5, 0.3, 0.6, 0.9, ऐसा नहीं कि 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है बच्चों। ये कोई एक मतलब फिक्स्ड एक लकीर नहीं है कि 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, हो सकता है इन केस, इन सर्टेन केसेस, सिलिकॉन के केस में या आप कह सकते हैं रबड़ के केस में इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा भी होती है, हम उसमें नहीं एंटर करना चाहते हैं, वो एक अलग सर्च का विषय है। हम कहते हैं कि इस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 1 के आसपास रहता है, आप मैक्सिमम मान के चलिए, मतलब मैक्सिमम नहीं, आप एवरेज जितने भी हैं उन सबका अगर एवरेज निकाल लीजिए तो 1 होगा। तो चलिए इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू तो 1 होगा, मैक्सिमम नहीं, लेकिन आप मान के चलिए 1 होगा। ये आर बात है बच्चों। आप जरा बताइए, अगर किसी रोड की चौड़ाई आप कहते हैं 20 मीटर भी है, मैं 20 मीटर की बात कर रहा हूँ, 20 मीटर के रोड 4 लेन में ही आपको मिलेंगे, इधर नॉर्मल स्टेट हाईवेज में आपको नहीं मिलेंगे। तो 20 मीटर भी अगर किसी रोड की चौड़ाई है और उतने चौड़ाई से भी टर्न अगर वो लेता है और एक ये छोटा सा आर्क लेता है अगर क्वार्टर सर्किल, तो मैं एक एवरेज मान के चलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इसका 20 या समथिंग, 20 भी नहीं कहेंगे बच्चों, है ना, 20 तो उसका मतलब चौड़ाई हो गया, तो आप एक मान के चलिए कि 5 मीटर जो होगा इसका रेडियस, एक लेके चलो मैक्सिमम 5 मीटर रेडियस, एंड जी का वैल्यू आप जानते हैं बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जरा इसको बाहर लिखिए, अंदर पुट कीजिए, सो 1 इंटू 5 इंटू 9.8 ना लेके मैं 10 ही ले रहा हूं बच्चों, सो अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों 50। अगर आप इसको बाहर लेके आते हैं बच्चों तो नियर अबाउट 7 मीटर पर सेकेंड आएगा बच्चों, 7 मीटर पर सेकेंड आएगा मैक्सिमम स्पीड। अब इसको मीटर पर सेकेंड में आपको अंदाजा नहीं आएगा, बिकॉज आमतौर पे जो हम गाड़ी चलाते हैं तो बातें किलोमीटर पर आवर पे करते हैं, तो जरा इसको अगर आप कन्वर्ट कर लें, दैट इज v max इज इक्वल टू 7 इंटू, आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं बच्चों, सो 18/5 से करेंगे हम लोग, सो आप 5 पंजा एंड 4, सो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास, अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हैं बच्चों, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, मुझे कुछ आइडिया देना बच्चों, 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ रहा है। इसका मतलब क्या है जरा समझिए बच्चों। हमने जितने भी टर्न होते हैं यह पाया प्रैक्टिकली वो सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर टर्न लेने के लिए हमें नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? तो हमने कहा फ्रिक्शन से प्रोवाइड किया जा सकता है। एक दूसरा मेथड हमने कहा रोड को बैंक करके किया जा सकता है। अब क्या होता है बैंकिंग हम लोग आज जानेंगे। तो अगर फ्रिक्शन से हम लोग करते हैं तो हमने ये पाया कि स्टैटिक फ्रिक्शन से करना पड़ेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन करेंगे तो गाड़ी स्पीड कर जाएगा। और हमने स्टैटिक फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम लिमिट लेके यह बताया कि मैक्सिमम वैल्यू, एक टिपिकल मैंने एग्जांपल लिया कि कोई एक रोड है और उसका रेडियस, टर्निंग का रेडियस 5 मीटर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एक नियर अबाउट 1 ले लिया हमने, एंड जी 9.8 दैट इज 10 ले लिया, और जब इसका वैल्यू हमने मैक्सिमम निकाला 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर इस टर्न पे अगर कोई गाड़ी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ज्यादा से मूव कर रहा है तो डेफिनेटली वो गाड़ी स्कीड कर जाएगा। वो स्टैटिक फ्रिक्शनल के कंट्रोल में नहीं रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और वहां जो व्हीकल है वो स्लाइड करेगा, स्किड करेगा। अब सवाल ये है, और इसी इक्वेशन से ऐसे ही बच्चों रोड जिस मेटेरियल से बना उसके हिसाब से वहां पे लिमिट तय होती है और वहां पे लिखा रहता है टर्निंग पे कि मैक्सिमम लिमिट 20 या 30 या जो भी आपका लिखा रहता है। अब एक सवाल उठता है, सर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही आपने मैक्सिमम के आसपास लेके रखा है, रेडियस भी 5 मीटर कोई छोटा रेडियस नहीं है सर, है ना। 5 मीटर का आप रेडियस लीजिए, देखिए कितना बड़ा सर्किल हो जाता है, इतना मतलब चौड़ा टर्निंग ऑफ रोड बहुत कम ही दिखते हैं, एंड जी का वैल्यू तो कांस्टेंट ही है। तब आपने निकाला 25 किलोमीटर पर आवर टर्निंग ऑफ रोड। अब यहाँ पे एक सवाल जनरेट होता है, सर कई बार बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज पे, बड़े बड़े हाईवेज पे या जो डिफेंस के लिए रोड बनते हैं वहां पे जो टर्निंग होते हैं जो व्हीकल्स होते हैं 100 किलोमीटर आवर्स, 80 किलोमीटर आवर्स, 150 किलोमीटर। आप मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे जाएं, एक बहुत फाइन एक्सप्रेसवे है, तो वहां का मिनिमम लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। तो मिनिमम ही 80 किलोमीटर पर आवर है, तो उससे नीचे कैसे जाके वो टर्न लेगा, है कि। तो ये टर्निंग कैसे बनते हैं, या मैं एक और ही एक बहुत ही सटीक एग्जांपल इस पे लूं तो आपने रेसिंग सुना होगा, कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, है कि नहीं, F1 रेसिंग वगैरह जो सुनते भारत में भी हुआ था एक बार। सो ये जो रेसिंग ट्रैक्स बनते हैं इनमें जो गाड़ियां चलती हैं, इनमें जो रेसर्स होते हैं, आप देखते हैं 400 माइल पर आवर या 400 किलोमीटर पर आवर या 500 किलोमीटर पर आवर, इतनी ह्यूज स्पीड से वो टर्न लेते हैं। और आप ये भी देखते हैं कि बहुत शार्प टर्न लेते हैं, कई बार उनका गाड़ी मतलब एक तरीके से आपको दिखता है कि फ्लाइट ही हो गया है कि नहीं।
तो ये 500 किलोमीटर आवर 400 किलोमीटर आवर की टर्निंग स्पीड कैसे वो मेंटेन कर लेते हैं और विदाउट स्लाइडिंग? क्या वो कोई मैजिक करते हैं? मैजिक तो करते हैं, उनका अपना पर्सनल एक्सपर्टीज होता है, स्किल होता है, वो तो होता ही है, लेकिन ये मैजिक का नॉर्मली ऐसे ही रोड बनते हैं और हो जाते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। डेफिनेटली एक बात होता है, आप कितने भी बड़े मैजिशियन हैं और कितने भी बड़े एक्सपर्ट हैं, जब तक कि रोड वैसा ना बनाया जाए तब तक इस लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते। आप कितने भी एक्सपर्ट हो, ठीक है, आप F1 रेस के 10 बार के विनर हो, फिर भी अगर नॉर्मल रोड पे आपको गाड़ी चलाने के लिए दे दिया जाए और ये 25 लिमिट है, अगर इस 25 को आपने क्रॉस किया किसी भी कंडीशन में अगर आपने क्रॉस किया तो आपकी गाड़ी स्किड करेगी। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि यह जो हॉरिजॉन्टल यानी कि प्लेन फ्लैट जो रोड था एंड फ्रिक्शन की मदद से एक लिमिट हमने तय कर दिया कि टर्निंग पे एक मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 25, 30, 50, 60 इससे ज्यादा स्पीड से हम लोग टर्न नहीं ले सकते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया गया रेसिंग वगैरह में या बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज में कैसे ओवरकम किया गया, उसी को हम लोग जानेंगे बच्चों। तो बच्चों ये जो प्रॉब्लम है, एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है कि नहीं, एक टेक्निक होता है रोड बनाने का, उससे यानी कि रोड बनाने की टेक्निक है कि नहीं, रोड के इंक्लाइनेशन से इस प्रॉब्लम को दूर किया गया। एंड वही जो मेथड है वो हम लोग सीखेंगे बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स, यानी कि यह जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है हमें सर्कुलर टर्न लेने के लिए, वो एक तो फ्रिक्शन से प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन का अपना एक लिमिटेशन है कि हमने कहा कि मैक्सिमम 50, 60, 70 किलोमीटर तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा टर्निंग के लिए रोड नहीं बना सकते हैं, अगर कैसे भी मतलब है। तो इस चीज को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि एक लिमिट हमें बांध दिया है कि नहीं कि हम इससे ज्यादा स्पीड में टर्न नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है बच्चों। तो इस आप कह सकते हैं डिमेरिट को एक मेथड यानी कि एक टेक्निक डेवलप करके दूर किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो हम बैंकिंग ऑफ रोड्स में देखेंगे हम लोग कि कैसे इससे जो स्पीड का लिमिट है टर्निंग पॉइंट पे बहुत ज्यादा बूस्ट किया जा सकता है। 500, 1000, 2000, यस पॉसिबल है सर, यस पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये है कि 2000 किलोमीटर पर आवर पे कोई हम उस प्रेशर को या हम उस स्पीड को बर्दाश्त कर सकते हैं क्या, ऐसा ये भी हम लोग देखेंगे। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी बैंकिंग ऑफ रोड्स। फिलहाल हम लोग बच्चों ये टेक्निक सीख रहे हैं बैंकिंग, है कि नहीं, और इसमें ऐसा क्या हो जाता है जिससे स्पीड का लिमिट इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट मैं कह रहा हूं बच्चों, है कि नहीं, ये सीखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐसा रोड है जहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग फ्रिक्शन को साइलेंट रखेंगे, यानी कि मानेंगे जो रोड है वो स्मूथ है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों, विदाउट फ्रिक्शन चलना पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। आपको आगे रोटेशन मोशन में जब हम लोग एंटर करेंगे डिटेल में, वहां पे जानेंगे कोई भी लिविंग थिंग है जो कि जमीन पे चलता है, या हम लोग हैं या कोई भी, उसके चलने का या रेंगने का मैकेनिज्म फ्रिक्शन से स्टार्ट होता है। विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट मूव ए सिंगल स्टेप, है कि नहीं, इस बात को हम लोग जानेंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि किसी रोड पे फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन हमें फ्रिक्शन को थोड़ा देर के लिए साइलेंट करके इस बैंकिंग ऑफ रोड वाला टेक्निक को थोड़ा सीखना है। और जब बैंकिंग ऑफ रोड हम लोग सीख जाएंगे तब फ्रिक्शन को भी इंक्लूड करके जानेंगे कि एक्चुअल केस में क्या होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में जान रहे हैं। अब जरा समझिए बच्चों, बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब क्या होता है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। मान लीजिए कि ये एक रोड है, मैं आपको एक सिंपल सा अगर उदाहरण दूं तो मुझे एक नोटबुक मिलेगा। यस, चलिए मान लीजिए ये हमारा फ्लैट रोड है, फ्लैट एंड प्लेट रोड है। अभी मैं टर्निंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रोड की बात कर रहा हूं। ये रोड है, बैंकिंग ऑफ रोड जिसको बोलते हैं। अगर हम, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, मैं भारत की बात कर रहा हूं। ऐसा इसलिए लेफ्ट साइड और राइट साइड इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हम ऑलवेज लेफ्ट में रहना पसंद करते हैं। जिन रास्तों में अलग अलग कंट्रीज में, जैसे आप यूएसए का एग्जांपल ले सकते हैं, राइट में चलना हो तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है कि नहीं, आउटर एज एंड इनर एज में। तो हम लोग लेफ्ट चलते हैं तो हमारे लिए इनर एज लेफ्ट हो गया एंड आउटर एज राइट हो गया। अगर इस रोड को हम ऐसे बना दे कि इनर एज को थोड़ा सा नीचे कर दे, अरे आउटर एज को रेज कर दे थोड़ा सा हाइट, नाउ दिस इज द एक्चुअल लेवल ऑफ रोड, हॉरिजॉन्टल एंड प्लेन रोड। हमने आउटर एज को यानी कि राइट साइड को हमने थोड़ा सा ऊंचा कर दिया एंड लेफ्ट साइड को नीचा नहीं कहेंगे, एज ए हॉरिजॉन्टल लेवल पे रख दिया। तो इस प्रोसेस को हम बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड
टू a certain height with respect to inner edge is known as banking of load। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ लोड। अगर यही प्रोसेस टर्निंग पे कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर टर्निंग है बच्चों, और इस जैसे ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ये जैसे हॉरिजॉन्टल हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे टर्निंग है, तो इस अगर टर्निंग पे अगर हम लोग ऐसे बैंक कर दे रोड को, जैसे ऐसे फ्लैट रोड जा रहा है और जो ये टर्निंग है यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऐसे उठा दिए, जो ये टर्निंग है इस टर्निंग पे अगर हम लोग आउटर एज को उठा दिए थोड़ा सा, यानी रोड को बैंक कर दिया, तो इसका बेनिफिट देखिए, मैं आपको तुरंत ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की मदद से आपको प्रूव करके बताता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है। तो अगर मान लीजिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है और हमने रोड को बैंक कर दिया, यानी कि किसी एंगल पे रेज कर दिया, ये इनर रेज ऑफ रोड है। सी हम लोग ऐसे फ्रंट व्यू देख रहे हैं, यानी रोड के पीछे है, व्हीकल ऐसे जा रहा है, टर्न कर रहा है, हम लोग फ्रंट या टॉप व्यू बोलिए, फ्रंट या बैक व्यू बोलिए, बैक व्यू देख रहे हैं बच्चों। सो ये हमारा रोड का इंक्लाइनेशन है, यानी कि ये दिस इज आउटर एज एंड दिस इज इनर एज। आप कह सकते हैं ऐसे बच्चों, ये हमारा टर्निंग पे रोड है, ये इनर एज है और ये आउटर एज है। एंड ये जो इनर एज एंड आउटर एज, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ ये जो प्लेन एंगल बनाता है, इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ रोड। हम मानते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है कि नहीं? जितनी की जरूरत होती है उतना बनाया जाता है बच्चों, और कैसे तय होगा इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे बच्चों। और कोई एक कार है या कोई भी है बच्चों, कोई भी व्हीकल है जो इस पे जा रहा है बच्चों, हम लोग उसका भी बैक व्यू देख रहे हैं, एंड उस कार का जो वेट मास है वो m है बच्चों, ठीक है। अब जरा देखिए बच्चों, हमारा मुद्दा क्या है कि ये सर्कुलर टर्न ले रहा है, तो कौन सा फोर्स उसको नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और उस नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स को हम लोग इक्वेट कराएंगे mv²/r से, और वहां से कुछ एनालिसिस करेंगे कि उसकी स्पीड का लिमिटेशंस क्या हो सकता है, कितना स्पीड बढ़ाया जा सकता है, कितना स्पीड घटाया जा सकता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जरा देखिए डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स का एक सिंपल सा प्रोसेस हम लोग जानते हैं बच्चों, कैसे कि सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद में उसका डायग्राम बनाया जाता है, डायग्राम बनाने के बाद में सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस, यानी कि इस वक्त इस गाड़ी पे यानी व्हीकल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अब इस बात को समझना है, एक बात तो साफ है बच्चों कि यह बॉडी के पास मास है m, तो नीचे इस पे ग्रेविटी तो लग रहा है, यानी वेट फोर्स लग रहा है, और वो किसके बराबर बच्चों, mg के बराबर, एक फोर्स तो लग रहा है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं बच्चों, दूसरा बात यह है बच्चों कि यह कार जमीन से कांटेक्ट में है, तो साफ साफ है कि एक कांटेक्ट सरफेस बना हुआ है। अगर कांटेक्ट सरफेस बना हुआ है तो वहां पे एक नया फोर्स जनरेट होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग कांटेक्ट फोर्स। और इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं बच्चों, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल। चूंकि हमने कहा है बैंकिंग ऑफ रोड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फ्रिक्शन को थोड़ा साइलेंट रखेंगे, यानी रोड को हम लोग मान के चलेंगे स्मूथ, ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल 100% स्मूथ surface or road, but for the sake of convenience we will assume for very short time, यानी कि हम इसको मान के चल रहे हैं बच्चों कि ये जो रोड है ये 100% स्मूथ है, यानी फ्रिक्शनलेस है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्सेस में एक्ट नहीं करेगा। तो आप जानते हैं बच्चों, अगर कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, फ्रिक्शन नहीं है तो एक फोर्स होगा नॉर्मल। आप यह भी जानते हैं कि नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस होता है, यानी कि यह हमारा हो गया बच्चों नॉर्मल, यानी कि अब दो फोर्स लग रहा है बच्चों। और हम यह भी जानते हैं इन्हीं दो फोर्सेस को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, यानी सिंप्लीफाई करेंगे, और इन्हीं दो फोर्सेस के रिजल्टेंट में से ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन वह फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, और जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है वही फोर्स हमें प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारा काम है। चलिए, इसके लिए आपको याद है बच्चों, आपको ऑलवेज यहाँ फोर्सेस दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना है, सारे फोर्सेस, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ऐसा क्यों सर? क्योंकि कोई गाड़ी या कोई बाइक या कोई भी व्हीकल, कोई भी ऑटोमोबाइल आप कह सकती हैं कि अगर वो मूव कर रहा है, किसी रोड पे टर्न कर रहा है, तो उसका जो सर्कुलर ट्रैक होगा हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें मिलेगा सेंट्रीपिटल। तो सारे फोर्सेस को हम लोग रिजॉल्व करेंगे टू डायरेक्शन में, कौन कौन से, एक वर्टिकल डायरेक्शन में एंड एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। चलिए बच्चों, तो हम वो करते हैं यहाँ पे। जरा देखिए बच्चों, ये एंगल अगर थीटा है तो आप सब जानते हैं बच्चों, काइनेमेटिक्स में और वेक्टर चैप्टर में ऐसा कम से कम हम लोग हजारों बार किए होंगे बच्चों, है कि नहीं? प्रॉब्लम सॉल्विंग में हर प्रॉब्लम में अप्रोक्सीमेटली करते थे बच्चों, इसे डायनामिक्स में बच्चों ये एंगल थीटा है, तो साफ साफ ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल भी थीटा होगा।
सो दिस एंगल विल बी थीटा। मुझे दो डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जरा देखिए बच्चों, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं। अगर ये एंगल थीटा है तो आप सब जानते हैं बच्चों ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है कि नहीं। तो जरा देखिए, इस एन का मैं कंपोनेंट निकालना चाहता हूं। एक कौन सा डायरेक्शन में बच्चों, तो एक वर्टिकल डायरेक्शन में निकलेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बच्चों, सो एन कॉस थीटा। आप जानते हैं बच्चों जिसके साथ एंगल है उनके साथ कॉस थीटा, और जो दूसरा वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है उसके साथ साइन थीटा। और इस एन का एक दूसरा कंपोनेंट निकालेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोलेंगे एन साइन थीटा। नॉर्मल का तो रिजोल्यूशन हो गया, एक वर्टिकल डायरेक्शन में एन कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन साइन थीटा। अब हम आएंगे वेट फोर्स है। अब वेट फोर्स को ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में इसको क्या रिजॉल्व करना है बच्चों, है कि नहीं, ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हो गया। नाउ अब हम लोग दो डायरेक्शन है तो दो डायरेक्शंस में इक्वेशंस लिखेंगे बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं बच्चों। पहला इक्वेशन लिख रहे हैं बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जरा देखिए बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड फोर्स है mg, अपवर्ड फोर्स है L cos थीटा। सी डोंट वरी अबाउट थीटा, व्हाई, बिकॉज़ थीटा इंक्लिनेशन ऑफ रोड है। एंड अगर कोई हम रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कितना एंगल से बैंक किया हमने, इंक्लाइन किया है, ये तो हमें जानकारी होगा। ऐसा नहीं है कि कैसे भी हम लोग एक वर्टिकल खड़ा कर देंगे उस पर गाड़ी चढ़ेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एक डेफिनेट एक मोटो से, एक इंटेंशन से, एक नीड से हम लोग इंक्लिनेशन तय करते हैं, तो एंगल तो हमें पता ही है बच्चों, है कि नहीं। अब जरा देखिए, व्हीकल वर्टिकली अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वर्टिकल डायरेक्शन में यह व्हीकल बैलेंस्ड है, यानी कि इस पे नेट फोर्स एक्टिंग जीरो है। ये तभी पॉसिबल है जब नेट अपवर्ड फोर्स एंड नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होगा। एंड नेट अपवर्ड फोर्स क्या है बच्चों, सो n cos थीटा, एंड नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या है बच्चों, mg, यानी कि n cos थीटा इज इक्वल टू mg। पहला इक्वेशन आपको मिल गया। अब चलिए बच्चों दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें बच्चों, तो जरा देखिए बच्चों, मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ बच्चों। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक ही है n sin थीटा, और आप जानते हैं यही n sin थीटा इस सर्कुलर ट्रैक पे प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये साफ है कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दैट n sin थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बच्चों विल प्रोवाइड नेसेसरी centripetal force, will provide necessary centripetal force। एंड हम सब जानते हैं इस necessary centripetal force को हम लोग बोलेंगे mv स्क्वायर अपॉन r। इसका वैल्यू ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, m यहाँ पे क्यों इक्वेट करें, डेफिनेटली इसलिए क्योंकि फाइनली फोर्स में बात नहीं करना है, हमें स्पीड में बात करना है कि स्पीड को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो होता ही है mv स्क्वायर अपॉन r, उससे हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। तो आप जरा यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ n जो है नॉर्मल फोर्स है जिसका वैल्यू नहीं है। अगर इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ n का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चों, सो mg अपॉन cos थीटा। और इसी वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, n का वैल्यू दैट इज mg अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन, आप साफ साफ देख रहे हैं बच्चों, इस m को अगर हम लोग कैंसिल कर दें, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा, है कि नहीं। अगर v स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं बच्चों, सो दिस r विल गो दिस साइड एंड क्या हो जाएगा r g sin अपॉन cos tan, दैट इज r g tan थीटा। अगर इस स्क्वायर को हटा दें तो यही बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा बच्चों। सो v का वैल्यू हमें आ गया अंडर रूट r g tan थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब जरा इस बात को देखिए बच्चों गौर से, यहां पे जो हमें इक्वेशन आया है आर जी tan थीटा, दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हमने कहा कि जो टर्निंग पॉइंट पे स्पीड का लिमिटेशन देता था हॉरिजॉन्टल रोड, यानी कि फ्लैट रोड विद द हेल्प ऑफ ओनली फ्रिक्शन, वह यहां खत्म हो गया। कैसे सर, जरा देखिए, तो जी तो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर तो रेडियस है, चलिए रोड की चौड़ाई जितना करके हम लोग थोड़ा उसको बढ़ा के रख सकते हैं उस पे, ये तो आर और जी तो वहां पे मिला सर। यहाँ पे एक है tan थीटा, एक जो फैक्टर है वो है tan थीटा बच्चों। आप इस बात को समझिए कि tan थीटा का वैल्यू tan 0 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है।
मतलब समझिए एंगल ऑफ बैंकिंग को बढ़ा के 0 से अगर 90 डिग्री के रेंज में 0 से इंफिनिटी मीन्स लार्जर देन द लार्जेस्ट, 1000 करोड़ बिलियन ट्रिलियन, जितना चाहे आप उतना स्पीड लिमिट बढ़ा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ह्यूमन बीइंग यानी कि जो भी लिविंग थिंग उस व्हीकल को चला रहा है या वो व्हीकल कैपेबल होना चाहिए उतनी स्पीड को एफोर्ड करने में, आप लिमिट बढ़ा सकते हैं। यहाँ से एंगल ऑफ बैंकिंग को अलग अलग रख के अलग अलग स्पीड लिमिट जितना भी चाहें आप कर सकते हैं। 0 to इनफाइनाइट आप स्पीड का लिमिट टर्निंग पे लेके जा सकते हैं। अगर हम कंट्रोल करने में, हमारा रिएक्शन टाइम इतना हो, हम कंट्रोल करने में सक्षम हो, तो ये एक कंडीशन है। पहली बात तो वो प्रॉब्लम हमारा दूर हो गया, स्पीड का लिमिट एट टर्निंग पॉइंट। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये याद रखना है, जरा देखिए वहां पे फ्रिक्शन में एक लिमिट था। लिमिट मतलब मैक्सिमम वैल्यू इतना हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी अगर किसी रोड का लिमिट है 25 किलोमीटर पर आवर विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, तो आप 25 से ज्यादा पे नहीं मूव कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम पे कोई क्राइटेरिया नहीं था। आप 20 पे 15 पे तो मूव कर ही सकते हैं विदाउट डेंजर, विदाउट स्लाइडिंग, है कि नहीं, विदाउट रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, है कि नहीं, आप मूव कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जरा देखिए, ये मिनिमम और मैक्सिमम वाला कोई बात नहीं है। किसी रोड का बैंकिंग हमारे हाथ में तो है नहीं, एक बार रोड कंस्ट्रक्ट हो गया तो उसकी जो एंगल ऑफ बैंकिंग है वो तो फिक्स हो गया, है कि नहीं। लेकिन उसके बाद जो स्पीड है यही स्पीड है बच्चों, यानी कि इस स्पीड से अगर ज्यादा भी, यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी रोड का है 5, है कि नहीं, मान लीजिए कि किसी रोड का बैंकिंग कर दिया जाए और थीटा का सर्टेन वैल्यू है और उस स्पीड का जो बैंकिंग से जो फ्रिक्शन नहीं है और बैंकिंग से जो स्पीड आ रहा है बच्चों, मान लीजिए कि 200 किलोमीटर आ गया, 200 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो 200 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम नहीं है, यही एग्जैक्ट वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पीड है। अगर 200 से अगर आप ऊपर भी जाएंगे तो भी स्किड करेंगे और 200 से नीचे भी जाएंगे तो भी स्किड करेंगे। और इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग अगले केस में, जब हम लोग फ्रिक्शन को भी इंक्लूड करेंगे एंड रोड्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो एक बात साफ है कि बैंकिंग ऑफ रोड्स में जो सेफ स्पीड है वो है RG tan थीटा। इससे ज्यादा भी अगर हम लोग जाएंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेंगे, और इससे कम अगर स्पीड से हम लोग गए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्किड करेंगे, और इसलिए ये एक ही पॉसिबल स्पीड है इस केस। थैंक यू वेरी मच।